हाँ जी बेटे, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टेट्स आपका ऑनगोइंग था। बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली थी। फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट कर दिया था। तो आज फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज़ पर फोकस करें। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर बात करूँ ना, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। दिस लॉ इनिशियली डिफाइन फॉर, ये लिमिटेशन भी होती है बेटा, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस होती है। दिस लॉ डिफाइन फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ओके, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ठीक, मतलब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इनके साइज के कंपैरिजन, इनका डिस्टेंस, मिड डिस्टेंस या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है। तो परेशान नहीं तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर अगर बात करें तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जानते हैं ना, एक्सक्यूज, ओके। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, विजिबल है, तो दिक्कत वाली बात में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फॉर एयर और फ्री स्पेस। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर, मतलब हवा हो या फ्री स्पेस वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में के की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और फॉर्मूला बेस थी 1/4πε0। दिमाग में है, ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर एयर और फ्री स्पेस, 1/4π के 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ε0 को बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। फॉर एयर और फ्री स्पेस, ओके। जैसे बेटा ε0 किसके लिए, एयर और फ्री स्पेस के लिए। अब मीडियम की अगर बात करें हम लोग, इन अदर मीडियम अगर हम लोग बात करें तो कुछ नई टर्म्स हमें पढ़नी है। एप्सिलॉन दैट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस। इससे एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ओके। बच्चों एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन रेशियो है, ये कंपेयर करता है इसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बेसिकली कंपैरिजन रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस के लिए, ठीक है बेटा। इसी रिलेशन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी दे सकते हैं। इसी को हम लोग अगर बात करें के इज इक्वल टू मीडियम के लिए 1/4 एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये बेसिक चीज़ है बेटा। इनकेस अगर के को हम लोग यूज करें तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, क्या क्या रिलेशन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर, याद है ना। और एप्सिलॉन आर को आप चाहे तो F/Fm भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चों हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़ा नहीं, लेकिन इस रिलेशन के साथ मैं उन्हीं को जोड़ देता हूँ, ठीक है, आपको फर्दर ध्यान रहेगा। देखिए यही रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर और फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम इस तरह भी दिया जा सकता है, तो दिक्कत परेशान नहीं था। यही पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल इन एयर और फ्री स्पेस और पोटेंशियल इन मीडियम, कहीं कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल वाली बात है।
और अगर कैपेसिटेंस में रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर और फ्री स्पेस, इतना ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस में रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ओके, ध्यान रखो। हाँ जी, स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूँ। और कंडक्टर, इनकेस अगर कंडक्टर मीडियम तो कंडक्टर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर कितना लेते हैं, इनफाइनाइट, कितना लेते हैं तो इनफाइनाइट। फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर कैसा होगा, ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा, ये बातें समझ में आती है, तो दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं, सारी एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए ही है। अगर आप लोगों ने मैक्रो ऑब्जेक्ट लिए ना, तो फिर मैक्रो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता, अगर में डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना, फिर से सुनना। आप लोगों ने बेटा मैक्रो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। सपोज कीजिएगा कि मैंने फर्स्ट बॉडी को चार्ज दिया है Q1 और सेकंड बॉडी को चार्ज दिया है Q2। फर्स्ट बॉडी को मैंने चार्ज प्रोवाइड किया Q1 और सेकंड को प्रोवाइड किया मैंने Q2। ओके, तो दिक्कत नहीं ना। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होता, हाँ बेटे, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है, नो डाउट। लेकिन बेटा ये जो चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज है। अब रिपेल करने से क्या हो जाएगा, तो मतलब फाइनली चार्ज में, मतलब चार्ज की डेंसिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ हम सोचे बेटा, तो चार्ज एक दूसरे रिपेल करेगा, तो आप देख सकते हैं रिपेल करने से Q1 में लेफ्ट साइड डेंसिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, तो Q2 में राइट साइड डेंसिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। मानते हो? तो अभी यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये अब हम लोगों ने इजीली डिस्टेंस काउंट कर लिया था। लेकिन अब क्या है, ये चार्ज रिपेल होकर दूर चले जाएंगे कंपैरेटिवली, तो डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो लेफ्ट और राइट में एक्सट्रीम जो आउटर एंड्स है उनकी तरफ डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी है, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो बेटा अभी इफेक्टिव डिस्टेंस होगी ना बेटा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स है बेटा, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K/Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव। आर स्क्वायर जो ना यहाँ पर R इफेक्टिव आएगा। तो आप खुद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि यहाँ इफेक्टिव जो R है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्मॉल r, वो कंपैरेटिवली स्मॉल r से ज़्यादा हो चुकी है। तो R की वैल्यू इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं फोर्स ओवर F डैश कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं F डैश डेफिनेटली लेस देन F। तो जो इनिशियली फोर्स था उसके कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा। फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों माइनस हो जाए तो भी सेम रिजल्ट रहता, लेकिन अगर अपोजिट नेचर होता ना, एक प्लस और दूसरा माइनस होता ना। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने को पता है कि इनकेस अगर दोनों बॉडी पॉइंट चार्ज की फॉर्म में होती है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब जबकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है और अपोजिट नेचर, क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने की वजह से चार्ज की डेंसिटी कंपैरेटिवली बेटा Q1 पर राइट साइड चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो Q2 पर लेफ्ट साइड इंक्रीज होगी या नहीं होगी। देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप इस बात को रियलाइज करें कि यहाँ पर जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा ये। अब यहाँ पर अगर आर इफेक्टिव कंपैरेटिवली डिक्रीज हो गया स्मॉल आर से, तो क्या हो जाएगा, जो एफ डैश है वो इनिशियल फोर्स से बड़ा हो गया, कंपेयर डिस्टेंस डिक्रीज तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। बातें समझ में आती है।
पोटेंशियल, ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना अपने को। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, ध्यान से सुनिएगा, दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं इनकेस अगर आपने इनके बीच में कोई भी कंडक्टिव मीडियम प्लॉट कर दिया, कंडक्टिव मीडियम प्लॉट करने पर जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर, याद है ना फॉर्म लगेगा। तो कंडक्टिव मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर कितना, इनफाइनाइट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, शून्य, जीरो, याद रखेंगे। तो समस्या एयर और फ्री स्पेस के लिए बात करें तो गिवन पैरामीटर्स में बाकी सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर कांस्टेंट रहे, चार्ज का अमाउंट, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डिस्टेंस, सब अगर कांस्टेंट रहे तो एयर और फ्री स्पेस में फोर्स मैक्सिमम रहेगा, और कोई भी अदर मीडियम आप प्लॉट करें तो फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होगी। बातें समझ में आ रही है? तो एक्सक्यूज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों हमने फोर्स पर जो कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन थी वो देख ली हमने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसमें वेक्टर फॉर्म लें फोर्स के लिए, तो देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए आप चाहें तो कुछ इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। तो बेटा Q1 के लिए अगर आप पोजीशन वेक्टर लेते हैं R1, और Q2 के लिए अगर आप पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2 वेक्टर, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है, इसको भी अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो आर वेक्टर दिया आप लोगों ने, ठीक है। देन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप वेक्टर फॉर्म देते हैं बेटा LHS, तो RHS में आर कैप देना पड़ेगा, साथ बेटा प्लस माइनस साइन का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कर दें, आर कैप क्या शो कर रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। तो इसी को हम लोग आर कैप को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर स्क्वायर की जगह आर क्यू, ध्यान रखिएगा। और ये थीम सब में चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके लिए सेम पैटर्न रन करेगा, सेम। इसी सिचुएशन में जैसे आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं ना पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, अगर इस तरह का मिल जाए तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ध्यान देना, अच्छे से सुनना। तो यहीं पर अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूँ ना, तो यहाँ से R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस स्मॉल r वेक्टर दे सकता हूँ। तो स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और यहीं पर अगर मैं मॉड फॉर्म दूँ ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मॉड ऑफ r वेक्टर, तो मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड F इज इक्वल टू प्लस माइनस K Q1 Q2 और R वेक्टर, R वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन स्मॉल r, तो स्मॉल r कितना है, मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड पावर 3। तो इस तरह से मैं वेक्टर फॉर्म यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इन केस अगर पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन पर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2, हम लोगों ने कहा F12, लैंग्वेज आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, सेकंड है F21, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, सुन रहे हैं, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे। उसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मुझे कर दें। अब नो डाउट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपने देखे भी होंगे ना कि टू चार्ज पार्टिकल, तो मेरी बात समझना ध्यान से।
अभी ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, Q1 Q2 अभी इनके बीच में एयर और फ्री स्पेस है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या हो जाएगा ना, तो इस सिचुएशन में Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कुछ ना कुछ है। अब अगर मीडियम रख दिया तो आपसे पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, तो आप बोलेंगे सेम रहेगा, नो चेंज रहेगा मीडियम आने के बाद भी। लेकिन अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 और Q2 तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर मीडियम का इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। आपने Q1 Q2 को चेंज किया नहीं, डिस्टेंस चेंज किया नहीं, तो इसका मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन तो उतना ही रहेगा। अब मीडियम ने क्या किया, मीडियम ने इनके इंटरेक्शन पर इम्पैक्ट बना के रिजल्टेंट वैल्यू में वेरिएशन कर दिया। लैंग्वेज का डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह से Q1 Q2 के बीच में फोर्स है और आपने एक थर्ड पार्टिकल रख दिया, Q3 रख दिया, ठीक है, और फिर पूछ लिया व्हाट इज चेंज इन फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, इनके लिए कुछ ना कुछ फोर्स हो जाएगा। नाउ Q3 प्लेस्ड बिटवीन Q1 एंड Q2 और साइड और अप साइड और डाउन साइड कहीं भी रख दिया Q3, और फिर पूछ लिया व्हाट इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, तो आप बोलेंगे रिमेन सेम। रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन चेंज नहीं होगी, याद रखना थोड़ा सा, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सुपरपोजिशन हम लोग एक कंडीशन ले लेंगे। तो जब भी हम लोग बात करते हैं दो से ज़्यादा चार्ज होना शुरू हो जाता है तो फिर सुपरपोजिशन कंडीशन आपको लेनी पड़ती है। क्या बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जो इस तरह की कुछ बातें हमारे पास रहती हैं, फिर इन्हीं में सुपरपोजिशन के साथ ही हम लोग बेटा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी सुनिए, बेटा सपोज कीजिए अगर बहुत सारे फोर्स हो, आपने कोई भी एक टारगेट ले लिया, सपोज कैपिटल Q, ये चार्ज है। अब इस पर बेटा यहाँ पर Q1, तो Q1 जो चार्ज है उसकी कैपिटल Q से मान लीजिए डिस्टेंस है R1, Q2 चार्ज है R2, Q3 R3, Qn डिस्टेंस Rn, और हम चाहे तो वेक्टर फॉर्म भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टोरियली शो कर सकते हैं। तो आपसे कह दिया जाएगा कैपिटल Q पर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, नो टेंशन, दिक्कत नहीं। Fn क्या होगा, K Q1 कैपिटल Q अपॉन RQ मतलब R1Q, और ये R1 वेक्टर हो जाएगा, देख सकते हैं ना, ओके। इसी तरह से K Q2 कैपिटल Q अपॉन R2Q R2 वेक्टर एंड सो ऑन। ये सब क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी तो चीज़ें। इनमें जब मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात होती है तो जनरली हमारे जो काम आ जाती है वो चीज़ें, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फॉर्म अगर मैग्नीट्यूड में लिया जाए तो जनरली बेटा टू फोर्स है और उनके बीच थीटा एंगल, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग बेसिक यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन को घुमाना है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। Q1 Q2 ध्यान से सुनना। अब जो Q3 बॉडी है वो आपने रख दिया मिड में, ठीक है। Q1 Q2 लाइट चार्ज है, मैग्नीट्यूड इनका अलग हो कुछ भी हो, लेकिन नेचर क्या है, सिमिलर है। और अब आपने इनके बीच में Q3 रखा, अब Q3 की नेचर भी क्या है, Q1 Q2 भी सेम है, दिमाग में तो Q3 भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, Q3 कैसा है, पॉजिटिव है। आप सोचिए कि अगर Q3 को आपने जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटर के अलोंग अगर डिस्प्लेस करने की कोशिश की, इक्वेटर के अलोंग अगर डिस्प्लेस करने की कोशिश की, तो आप खुद सोचिए अगर मैं Q3 को थोड़ा सा भी इक्वेटर के अलोंग लाता हूँ, जैसे यहाँ पर आ गया Q3, ठीक है, आ गया Q3, तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और Q2 भी रिपेल करेगा नहीं करेगा, तो फाइनली जो फोर्स होगा किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब Q3 को अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आने का मौका मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अभी Q3 रुका हुआ है, जब ये मिड सेक्शन में रखा होगा तब Q3 आराम से रेस्ट कंडीशन में था,
मतलब इक्विलिब्रियम था उसका, रेस्ट में था तो इक्विलिब्रियम था। देखो कैसा इक्विलिब्रियम था, वर्टिकल मोशन के लिए कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल, कि जैसे उसने अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की तो उसमें थ्रस्ट बना, उसको वापस से रिबाउंस, मतलब उससे वापस से अपनी पोजीशन को रिपीट करने नहीं देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब अगर इसी डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो सेम सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये भी पॉजिटिव है। अब अगर Q3 को हम लोग ज्वाइनिंग लाइन मतलब एक्सिस के अलॉन्ग अगर शिफ्ट करें तो सपोज कीजिए Q3 को तुमने Q1 की तरफ शिफ्ट किया, जब तक Q3 अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, जितना फोर्स लेफ्ट में होता राइट में। अब जैसे तुमने Q3 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो लेफ्ट में शिफ्ट करते ही लेफ्ट वाला जो चार्ज है Q1 उससे डिस्टेंस कम हो गई, तो राइट साइड फोर्स बढ़ जाएगा क्या, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, यस और नो। इनकेस अगर Q3 को तुमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो Q1 से डिस्टेंस डिक्रीज, तो सर Q1 का इफेक्ट ज़्यादा बनेगा और Q2 का कंपेरेटिवली वीक बनेगा, तो किधर थ्रस्ट मिलेगा उसको, राइट साइड। और अगर इसी Q3 को तूने राइट में शिफ्ट किया होता तो नेट फोर्स किधर बनता, लेफ्ट साइड। तो मतलब वापस अपनी पोजीशन को मेंटेन या वापस अपनी पोजीशन को रिपीट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग जो मोशन है उसके लिए Q3 अपनी कौन सी पोजीशन में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने की आपको जरूरत नहीं, जैसे सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंग सोचना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, तुम हर पॉइंट को याद करोगे तो बेकार है, यूजलेस है इतने रिजल्ट याद करना, समझ गए। जैसे कंडीशन उसके अकॉर्डिंग खुद आप उस सिचुएशन को ट्राई करके देखो यार, अगर शिफ्ट कर दें अपन वो गए ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग, तो आप खुद शिफ्ट करके देखो, तो शिफ्ट किया तो वापस अपनी पोजीशन रिपीट होने का ट्राई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है मतलब स्टेबल, और नहीं कर पाता अनस्टेबल, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर कुछ कंडीशंस और आती है उसमें, तो उनमें क्या होता है कि वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या SHM कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन भी आती है। तो फिर उसमें देखना होता है कि जो एम्पलीट्यूड है मतलब जो इक्विलिब्रियम जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, तो फिर वो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में चला जाएगा। अब जैसे यहीं पर है अब इसमें अगर बेटा मैंने शिफ्ट किया तो शिफ्ट किया तो वापस से रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उधर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो हो गया। अब यहाँ पर शिफ्टिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर इक्विलिब्रियम से कम है, अगर कम है तो फिर SHM की कैटेगरी में चला जाएगा, अदरवाइज ऑसिलेटरी मोशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, बाकी जैसे कंडीशन आते जाएंगे अपन और बात करेंगे इस पर। ठीक है।